नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर। इसे काम चलाऊ बजट भी कह सकते हैं, लेखानुदान भी कह सकते हैं, लेकिन ये चुनाव तक का बजट है। इसमें वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन खास बात इसमें ये नज़र आई है कि सरकार ने डिफेंस पर काफ़ी पैसा बढ़ा दिया है। ये कुल बजट का 11.1% है। इसके बाद अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया है, और उसके बाद क्रम आता है गृह विभाग का और दूसरे दीगर महकमों का। लेकिन इसमें जो खास बातें हैं वो ये कि एक तो टैक्स की जो छूट की दर है वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। किसानों के मामले में जो उनकी फसलों की खरीद होती है उस पर भी कुछ सरकार ने नहीं किया है। लेकिन डिफेंस में बचाव में कह सकते हैं कि चूंकि ये अंतरिम बजट है इसलिए इस पर ये सब चीज़ें नहीं की जाती, और बीजेपी ने कोशिश की है कि इसको रेवड़ी वाला बजट ना बनाया जाए, क्योंकि चुनाव के चलते उनके पास जीतने के वैसे भी पहले ही बहुत सारे साधन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस बार कोशिश की है कि चुनावी बजट या चुनावी लेखानुदान ना होकर ये एक तरह का टोटल सरकार के काम चलाने वाला बजट है, जिससे सैलरी बढ़ जाए, विकास कार्य पूरे हो जाए। और रेलवे के मामले में 40,000 नई बोगियों की बात हुई है, जो वंदे भारत की तरह बहुत ही सुसज्जित और आधुनिक होंगी। लेकिन जहाँ तक डिफेंस की बात है उसमें जो लोग सुरक्षा पर रुचि रखते हैं उनके लिए खुश होने वाली बात है। लेकिन किसानों का मामला थोड़ा सा निराशाजनक है। बहनों की बात करें तो वहाँ सरकार ने 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का टारगेट फिक्स किया है। पहले ये 2 करोड़ तक का था, 1 करोड़ बहनों का इजाफा किया है। तो आधी आबादी पर फोकस है। चर्चा करेंगे कि आखिर बजट की इस आस में कौन खुश हुआ है और कौन निराश, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसमें कुछ नज़र नहीं आता है कि वो तालियां पीटें या सरकार की जय जयकार करें। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे हम। स्टूडियो हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपेश गुप्ता जी हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी हैं, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेश शर्मा जी, और दिल्ली गुड़गांव से जुड़ेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े नागेंद्र परमार जी। सुरेश शर्मा जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत भूपेश जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है 47 लाख करोड़ का से अधिक का ये बजट है, अंतरिम बजट है, सबको पता है, और इसमें बहुत घोषणाएं होंगी ऐसा भी किसी को ज़्यादा अनुमान नहीं था, ना ऐसी उम्मीद थी। लेकिन हम कल से कह रहे थे कि ये उम्मीदों का बजट इसलिए कि शायद सरकार कुछ दे जाए, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है राज्य सरकारों का बजट भी सिर्फ बजट हो गया है। उनके पास भी राज्यों के लिए कुछ रेवड़ियाँ बांटने के साधन नहीं है, सारी चीज़ें केंद्र के हाथ में है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, जो बजट अभी केंद्र सरकार ने दिया है, क्योंकि इस साल लोकसभा के चुनाव है तो एक अंतरिम बजट है, बावजूद इसके बहुत सारी योजनाओं में एक इन्होंने अपना फंड भी बढ़ाया है। महिलाओं की बात हो, किसान की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेलवे की बात हो, और मुझे लगता है कि ये अंतरिम बजट है, और आगे चल के जब ये पूर्ण बजट के रूप में सामने आएगा तो इसका विस्तार होगा, इसलिए ये स्वागत योग्य है। लेकिन जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, इसके अलावा किसानों की फसल की बात है कि उनकी गेहूं की खरीदी के दाम बढ़ेंगे, दीगर जो फसल होती है गन्ने की बात करेंगे कि जो वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन उसमें मैंने पहले कहा कि जो सत्ताधारी दल है वो कह सकता है कि हमने जो कुछ किया है वो चुनावी नज़रिए से नहीं किया है, व्यवस्थागत मामले से किया है, ताकि सरकार चला, क्योंकि सरकार के पास जो कामकाज का समय वो 31 मार्च तक का था। बजट प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात को कहते हैं, और उन्होंने इस बार के बजट में इसको साबित भी किया है कि रेवड़ियां बांटना विकास का उद्देश्य नहीं है या विकास का लक्ष्य नहीं है जी। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये किसानों को पहले से ही दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से अलग से दे रही है 4,000 रुपये। इसके अलावा जो एमएसपी है उसको अभी उन्होंने स्थिर रखा है, लेकिन हो सकता है कि जब पूर्ण बजट आए तब उसमें बढ़ाया जाए। रहा सवाल कर्मचारियों का, तो ये जरूर बढ़ा, लेकिन पूर्ण बजट आने तक तो किसानों की फसल को सरकार उसी दाम पर खरीद चुकी है। जो रबी की एक फसल है उस फसल में उनको एमएसपी नहीं मिल पाएगी। राशि अलग से भी दे सकते हैं। सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, तो वो देने के बहुत से तरीके हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, और दिल्ली गुड़गांव से जुड़े हैं हमारे साथ नागेंद्र जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, दिन भर से या कल से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि जो अंतरिम बजट है ये कैसा आने वाला है, लेकिन बीजेपी जैसा भूपेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम खत्म है या कम करेंगे धीरे धीरे और विकास पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और ख़ासतौर से जो कार्यक्रम सरकार के होते हैं, चाहे वो निर्माण के हों या किसी और चीज़ के, वो समयबद्ध हो और टाइम पर पूरे हो जाए। अगर कोई पुल बनने का टाइम 2 साल का तो 2 साल के भीतर पुल बन जाए। किसी भवन की बात है, अगर वो 1 साल में बिल्डिंग बन के तैयार होनी है तो वो बन के तैयार हो जाए। सड़कें भी मतलब इसी हिसाब से बन जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले, और समय सीमा पर काम पूरे होंगे तो उसकी लागत भी घट जाती है या वो बढ़ नहीं पाती है। आपकी राय, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? दिन भर से बहुत सारी बात हुई है, अभी तक कई चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपने इसको कैसा देखा और समझा? देखिए राघवेंद्र जी, इस बजट के बारे में सबसे पहली बात यही है जो सब लोगों ने कही है कि ये अंतरिम बजट है, इसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा सकती, लोक लुभावन बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। लेकिन कटौती की जा सकती है, उसमें कोई चुनाव आयोग की बाधा नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस बजट में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई, ना तो इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई, जो पिछले साल का था वैसा का ही वैसा है, और ना किसानों को मिलने वाली जो रियायत थी उसके बारे में कोई बात की गई है। हाँ, गरीबों के लिए आवास बनाने के 2 करोड़ 5 साल में आवास बनेंगे, इस प्रकार का एक इंडिकेशन दे दिया। इसके अलावा महिलाओं के बारे में, और जिसको ये कह सकते हैं कि स्वरोजगार के लिए ऋण देने की बात है बिना ब्याज के, और एक ऐसा फंड जो है इकट्ठा करने का प्रावधान किया गया है जिसके आधार पर बिना ब्याज के ऋण दिया जा सकता है। तो एक ऐसा जो एक फंड तैयार करने का जो लंबे समय से चर्चा थी जी, लेकिन उसको क्रियान्वित करने का काम इस बजट में किया गया। आप देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के एक तरफ तो ये हुआ कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कुछ क्षेत्र नए डेवलप किए गए हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली बहनें हैं और बाकी जो इसमें काम करने वाली जो, और इसमें महिलाओं को ज्यादा केंद्रित किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि भाई डॉक्टरों के उपलब्धता ज्यादा होना चाहिए, इसलिए डॉक्टरों का निर्माण हो। तो मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, आईएम के बारे में, और एक ऐसा संकेत दिया है, यदि इस बजट को 2 लाइन में कहा जाए, गागर में सागर भरने का काम करते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद जो अगला बजट आएगा वो अच्छे दिनों वाला बजट आ सकता है। इसके अंदर इस प्रकार के संदेश है। पर्यटन को देखिए आप, पर्यटन के मामले में किस तरीके का ध्यान दिया गया है। हवाई यात्राओं के बारे में अलग से एक व्यवस्था की गई है। एक तरफ फ्यूल को कम किया के दर कम किए गए हैं, एक तरफ फेरे बढ़ाए गए, क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार से रेलवे का कॉरिडोर बना है और रेलवे के अंदर सुविधा युक्त डब्बे देने की बात की गई है। तो इन सारी बातों को ये कहा जा सकता है। आपने अपने रिमार्क में ही कहा था कि रक्षा क्षेत्र के बारे में, उत्पादन के बारे में एक अलग किस्म का ध्यान है। किसानों के लिए यदि नैनो यूरिया की बात आती है तो वो एक विषय है। तो इन सारी चीजों को ध्यान देने के बाद ये समझ में आता है कि समग्र विचार किया गया है। लेकिन इस बात को इसलिए समाहित करा गया क्योंकि आप कोई अनाउंस नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी अनाउंस हुए हैं जो बहुत समझ में आ रहे हैं। चलिए, तो संकेत है कि जो आम बजट आएगा उसका एक तरह का ये रोड मैप था। उसके बाद जैसा भूपेश जी ने कहा कि फिर ये सब चीज़ें विस्तारित हो जाएंगी। लेकिन जो आपने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है, आप घोषणा नहीं कर सकते। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एमएसपी है जी, वो कभी बजट का हिस्सा नहीं होती। वो तो हर सीजन के ऊपर एमएसपी के बारे में सरकार यानी कृषि मंत्रालय जो है वो खरीदी के लिए एक आदेश जारी करता है, उसका बजट से लेना देना नहीं होता है कभी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन चुनावी साल है तो वोट से लेना देना तो है। तो वोट से लेने देने के चक्कर में ये चीज़ें हो सकती थी, और ये अगर नहीं जुड़ी है तो विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है कि आपके लिए इसमें क्या मिला। हर किसान ये नहीं समझ पाएगा कि ये अंतरिम बजट है और इसको बाद में विस्तारित कर सकते हैं, तो इसमें नफ़े नुकसान की बात है। तो बीजेपी इसमें बहुत समझदार होशियार पार्टी है, वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएगी, समझाएगी। क्योंकि अक्सर राहुल गांधी कहते हैं कि हम चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि हम अपने मुद्दे जनता तक नहीं पहुंचा पाए, लोगों को समझा नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी समझाने में ज़्यादा होशियार है। नागेंद्र जी, आप दिल्ली एनसीआर को भी जानते हैं अच्छी तरह से, वहाँ से राजस्थान भी जुड़ा हुआ है, यूपी भी, और हम पंजाब की बात भी कर लें तो इस बजट को लेकर इस पूरे क्षेत्र के लोग किस ढंग से क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? ये आशाओं का, आकांक्षाओं का बल से भरा बजट है जो देश के लोग इसे देखते हैं और सोचते हैं, स्पेशली इस क्षेत्र के लोग देखते करते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी वर्ग हो, उन सबके मांगों को, उन सब की अपेक्षाओं को और आशाओं को इसमें संजोया है अंतरिम बजट में करने के लिए। जैसे एक स्पेशली सौर ऊर्जा का क्षेत्र है जिसमें सरकार ने नई घोषणाएं करी है, तो उससे सिर्फ बिजली नहीं, सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व ये है राघवेंद्र जी कि अगले 10 साल में पूरी दुनिया वाहनों के मामले में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सारा जो दारोमदार है वो बिजली की उपलब्धता पे टिका हुआ है कि कितनी अच्छी तरीके से बिजली मिलती है जिससे वो चार्जिंग हो। तो सौर ऊर्जा इस बारे में नए आयाम स्थापित करेगी, सौर ऊर्जा के बारे में जो इस बजट में कहा गया है करने के लिए। हालांकि किसानों के मामले में थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि यूपी का क्षेत्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, इन क्षेत्रों में कृषि को लेके लोग ज्यादा इससे जुड़े हुए हैं करने के लिए। तो कृषि में जो अभी एक मुख्य रूप से अंतरिम बजट में कि 1.27 लाख करोड़ रुपया जो रखा गया प्रावधान, वो शायद और बढ़ता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कृषि विकास दर है वो 4.6 के करीब है देश की, और हम कृषि प्रधान कहते हैं अपने देश को। ऐसे में अगर ये जब 6% पहुंच जाएगी तब हमें लगता है कि ज्यादा अच्छी तरीके से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि मत्स्य पालन है, दुग्ध डेयरी वगैरह है, उसमें कुछ और प्रावधान रखे गए हैं। और मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि 1 लाख करोड़ का, अगर मैं सही हूं तो 1 लाख करोड़ का एक कार्पस स्थापित किया जा रहा है जिसमें बहुत लंबे समय के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा युवा उद्यमियों को और उनको करने के लिए। तो इस तरीके से सरकार की योजनाएं है वो सराहनीय है। बाकी पूर्ण बजट आएगा जब उसमें और क्या क्लेरिफिकेशन होती है, उसमें और क्या चीजें किस तरीके से होती हैं, उसको देखने लायक बात रहेगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि अभी आलोचना करने का वक्त गया नहीं है। जब आम बजट आएगा तो लोग आलोचना भी कर सकते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि सरकार ने घटाया कुछ नहीं है, देने के संकेत दिए हैं, तो एक तरह से गुडी बजट है, अंतरिम बजट है, ये कह सकते हैं। राठी जी, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश को लगभग 65,000 करोड़ का एक ऐसा कॉरिडोर मिल रहा है जिससे लाभ मिलेगा। वो उस पर विस्तार से तो अभी चीज़ें निकल कर नहीं आई, लेकिन जो रेलवे कॉरिडोर है उसके चलते मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलने वाला है, ऐसी खबर है। आपकी राय बाकी पूरे बजट पर? देखिए, हम जो अगर बजट की बात करें तो जो आज का अंतरिम बजट की हम जो बात कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले वो इस सत्र का शायद सबसे छोटा बजट था 58 मिनट का। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो उसमें आधा समय तो मुझे ये लगता है बजट में दरअसल ये बजट ही 3 महीने का है। नहीं, 3 महीने का हो सकता है। 3 महीने का बजट में तो 58 मिनट काफी ज्यादा हो गए, क्योंकि साल भर के बजट में अगर वो 1.5 घंटा बोलती तो मुझे लगता है उस हिसाब से 58 मिनट लगभग पूरा 1 घंटे। लेकिन उसमें आधा समय 10 साल की उपलब्धता को लेके था। मतलब आप शुरू के आप देखते हैं तो आधा समय पूरा 10 साल की उपलब्धता को लेके था। चुनावी साल है जी, तो ये तो जहां मंजीरे सब बजेंगे उपलब्धता के। हाँ, तो वो उसी हिसाब से था। और एक व्हाइट पेपर भी लाने की बात की गई है 2014 और 2024 के बीच का। हाँ, डिफेंस में काफ़ी अच्छा फोकस रखा गया, लगभग 6.2 लाख करोड़ का उसमें बजट रखा गया। 2047 के हिसाब से इसमें जो विकसित भारत बनना है 2047 में, उसके हिसाब से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसको अब शॉर्ट टर्म अगले बजट मार्च, अप्रैल, मई, जून या चुनाव के बाद का बजट नहीं, ये बजट को उस ढंग से प्लान किया गया कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा। ये उसका मुख्य मतलब आकर्षण मेरे को तो जो लगता है कि हर चीज़ 2047 के हिसाब से न्यू रखी जा रही है। तो पिछले कई समय से रेलवे पे काफ़ी अच्छा फोकस रहा है। इसमें जो कॉरिडोर की बात की गई है, फ्राइट कॉरिडोर की, तो इससे जो लॉजिस्टिक्स में हमारा समय भी बचेगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा भी बचेगा, तो कुछ महंगाई पे शायद उस लॉजिस्टिक्स से कवर होगा। इसलिए वो एक बहुत अच्छी योजना इसमें सम्मिलित की गई है। फर्टिलाइज़र में हम देखेंगे तो उसकी सब्सिडी पिछली बार के मुकाबले थोड़ी कम कर दी गई है बजट में। अभी हम देखते हैं दूसरी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ जो आपने किसानों का कहा, तो पोस्ट जैसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन उनने कैसे जोड़ा है कि लोग अपना गोडाउन बनाएं, हार्वेस्ट के बाद गेहूं निकला रखने के लिए खरीदें, तो उस तरफ भी बजट में प्रावधान किया जा रहा है। तो इसको आप देखेंगे अल्टीमेटली कुछ लॉजिस्टिक तरफ के लिए ज़्यादा रुझान इस बजट में मुझे दिखता है। हिंदुस्तान दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स पे काफ़ी उसमें प्रावधान रखे जा रहे हैं। फिशरीज़ के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए भी किया गया है। जो स्किल इंडिया और मुद्रा लोन महिलाओं को एसएचजी ग्रुप के द्वारा जो लखपति बनाने की बात है,
तो वो भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इसमें 2 करोड़ और मकान बना के जो किराए के मकान में रह रहे हैं या जिनके खुद के मकान नहीं हैं या कुछ और व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, उनको आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी बहुत अच्छी योजना इस बजट में शामिल की गई है। जी। रूफटॉप सोलराइजेशन की बात की गई है, तो उसमें कुछ 300 यूनिट फ्री की भी बात की गई है। तो ये भी लोअर मिडिल क्लास के लिए ये प्रावधान किए गए। जहाँ तक मेरे को अनुमान है, 1.5 लाख रुपए जिनकी इनकम है उनकी छतों पे इसको लगाने की बात की जा रही है। आप एयरपोर्ट विस्तार की बात की गई है। खास बात है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन। आप ये देखेंगे कि जैसे कोरोना के वैक्सीन चले थे, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन, इसका प्रचार भी कम है, लोगों को जानकारी भी कम है। इससे जो हमारी नई बच्चियां जो पैदा होकर बड़ी हो रही हैं, उनको भविष्य में कैंसर ना हो। 9 से 14 साल की उम्र में अगर ये वैक्सीन लगता है, इसका इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो इसकी खूबसूरती है। मतलब जो मैं कुछ खूबसूरतियां भी बता रहा हूं और कुछ जो मुझे लग रहा है कि नहीं है, जैसे मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग बहुत खूबसूरती है। मुझे लगता है कि समय कम है, आप उन्हीं खूबसूरतियों पर फोकस करें जो आपको बहुत पसंद है। नहीं, मैं इसलिए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन एक बहुत अच्छा है। मिडिल क्लास के लिए जो आवास की स्कीम है वो अच्छी है। ये हार्वेस्ट, जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ है, इससे किसानों को शायद भविष्य में अच्छे दाम मिल पाएंगे। तो एमएसपी को उतना बढ़ाने की ज़रूरत ना मिले। अगर गोडाउन मिल जाए, किसान रख ले, समय पे बेचे आगे, तो उसे बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। तो उसको कहीं ना कहीं किसान को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी योजनाएं हैं। टूरिज़्म पे काफ़ी फोकस है। तो अभी मालदीव्स का अपन झगड़ा देख ही रहे, तो लक्षद्वीप पे टूरिज़्म एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। उससे हिंदुस्तान का टूरिज्म बाहर जाने की जगह हिंदुस्तान में रहेगा। टूरिज्म पर 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया इसमें जी। लेकिन मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो 6,500 करोड़ रुपए का लाभ होने वाला, वो सीमेंट जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है रेलवे के, उसमें उससे मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भूपेश जी, ये एक बड़ा काम हो जाएगा। अगर हम स्टेट के बेनिफिट की बात करें इस पूरे बजट में, तो ये एमपी के लिए बड़ी खुशखबरी है और मुझे लगता है कि इसका लाभ जो मिलेगा उससे मध्य प्रदेश के विकास में भी बड़ी सहायता मिलेगी। आपकी राय? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है, जैसे कहा जाता है कि इसे इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का नाम दिया गया है। हाँ, मध्य प्रदेश को जो है देश का सीमेंट कैपिटल भी कहा जाता है। पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़े प्लांट्स हुआ करते थे, रायपुर सराउंडेड। अभी सतना रीवा के आसपास बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण कंपोनेंट सीमेंट है। सीमेंट पे अगर काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए सौगात है ये, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैंने टूरिज्म के साथ साथ जो हम बात कर रहे थे कल, मैंने बीता हुआ जो कल है उसमें, कि रिसर्च पर देश में बात नहीं हो पाती है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की बात हो या ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर की बात करें, डीआरडी को छोड़ दें तो वो तो रिसर्च करता रहता है, डीआरडीओ, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च का मामला वो वीक है। इस पर भी इसमें थोड़ा सा संकेत मिला है कि रिसर्च पर सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। अभी उसकी डिटेल तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। अगर शोध के कार्य पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो फिर कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हमें बाहर की तरफ मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। देश में लोग शोध करेंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो साइंस और उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज़ होगी। सुरेश जी, आपकी इसमें राय? देखिए, ये बात सही है कि जब हमने वैक्सीन के मामले में, कोरोना वैक्सीन के मामले में सक्सेस प्राप्त की थी, उसके बाद से हमारे वैज्ञानिकों को हौसला दिया गया और सरकार की तरफ से ये संदेश दिया गया कि आप सभी प्रकार के क्षेत्रों में शोध के मामले में काम करिए। इसका उदाहरण दूसरा ये है कि इसी सरकार में चंद्रयान जब भेजा गया था तो वो सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन हमें तत्काल ये मालूम चला कि एक मिशन जो है उसको कंटिन्यू रखने की बात की गई है। इसका मतलब ये होगा कि सरकार जो है वो शोध करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए पीछे हटने वाली नहीं है। इसका साथ में ये चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने काफी शोध किए हैं। धीरे धीरे ये बातें अब एग्जीक्यूशन में आ रही हैं और हमारा किसान इसको प्रयोग करने जा रहा है। मैं एक बात ये कहूंगा जो इस बजट से जुड़ी होते हुए थोड़ा सा दूर है, और वो ये है कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर ने प्रोग्रेस न की हो। तो इसलिए ये इसका दूसरा कारण है कि हमें अर्थव्यवस्था को तीसरे स्तर पर लाने के लिए जो काम करना चाहिए उन सारे कामों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मसलन महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, गरीब आदमी के मिलने वाली राहत का
कमीशन खोरी न होकर के सीधे जन धन खातों में चली जाए। जी, मैं एक संकेत के रूप में ये बात राघवेंद्र जी कहना चाहता हूं कि जिस योजना को एग्जीक्यूट करना होता है, वर्तमान सरकार उसके इफ बट्स के बारे में पहले ही सोच लेती है। जब लोग ये आलोचना कर रहे थे कि जनधन खातों से तो मजाक बनेगी, कहां से लाएगा गरीब पैसा, तब शायद सोचने वाले के दिमाग में ये नहीं था कि जो राजीव गांधी का 85 पैसा बचाने की कोशिश मोदी जी के दिमाग में चल रही है। बिल्कुल। तो ये जो सोच है, पर्यटन के मामले में आप देख लीजिए, जो अपने धार्मिक पर्यटन के मामले हैं, आम आदमी और गरीब आदमी इसमें की लेकिन अर्थव्यवस्था का एक बात मैं जरूर पूछूंगा, आप चाहें तो एक आध दो वाक्य में उत्तर दे दें कि रासायनिक खाद में थोड़ी सी कटौती हुई, इसका मतलब कि सरकार देशी खाद की तरफ फोकस करेगी जब आम बजट उनका आएगा, क्योंकि गोबर खाद की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फूड की बात हो रही है, और इसके साथ साथ मिलेट्स की बात हुई थी, और पूरा ईयर जो है ये मिलेट्स ईयर पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा था। मुझे लग रहा है कि रासायनिक खाद के मामले में सरकार थोड़ा सा उसको हतोत्साहित करेगी और देशी खाद की तरफ जाएगी। एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूं राघवेंद्र जी कि हमारे शरीर में जहर की मात्रा ज्यादा हो गई है, और वर्तमान में जो सरकार है वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। उसे ये मालूम है कि विदेशी जहर खाने की बजाय हम प्राचीन पद्धतियों के आधार पर आए और उसके आधार पर अपनी जीवन पद्धति को बदले। तो मुझे लगता है ये जहर को कम करने की योजना है, जो अच्छी बात है। बिल्कुल। नागेंद्र जी, दरअसल किसानों का मामला बहुत बड़ा है, आधी आबादी पर तो फोकस हो गया है, लेकिन किसानों की जहाँ तक बात है उस पर देशी खाद की हम बात करें, ऑर्गेनिक फूड की बात करें, वो लगता है कि अगले बजट का संकेत इसमें मिल गया है। आपकी इसमें राय, क्योंकि इसका बड़ा वोट बैंक भी है और देश की सेहत का भी बड़ा मामला है। जी जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जो हम बोते हैं, जो उगता है वो किस तरीके से उगता है और वही हमें खाना होता है, तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और ये जलवायु परिवर्तन को कहीं ना कहीं, प्रदूषण को और जलवायु परिवर्तन को भी इफेक्ट करता है। तो जिस तरीके से रासायनिक खादों को हतोत्साहित करके ऑर्गेनिक की तरफ और देशी खाद की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो वो दुनिया की भी डिमांड है। विकसित देश भी अब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं प्रदूषणों के मामले में, और उनको रासायनिक खादों के और केमिकल्स के दुरुपयोगों से सब पूरी दुनिया बचनी चाह रही है। और ऐसे में जब भारत अर्थव्यवस्था के मामले में और सबके मामले में विकसित राष्ट्रों से अपनी तुलना कर रहा है और उनकी श्रेणी में आने जा रहा है, तो ये उसका एक हिस्सा ही है इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि बजट में कम्युनिकेशन में और के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में थोड़ा और ज्यादा बजट होना चाहिए था, प्रावधान पैसों का, तो ज्यादा अच्छा है। एक और संकेत ये है कि जो गाय बैल सड़कों पर दिखते हैं मारे, अगर गोबर खाद की तरफ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोग जाएंगे तो उनकी भी कद्र होगी और उसका सीधा फायदा खेती से होगा और दूध के उत्पादन से भी होगा। राठी जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में रहेगी कि बहुत संक्षेप में पर्यावरण को लेके 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन की भी बात की गई, जो नागिन जी ने कही कि हम प्रदूषण और इन सब को लेके भी उसका भी रोड मैप अभी से तैयार हो गया है। बिल्कुल। तो बजट में अच्छी चीजें भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। भूपेश जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। मैं राघवेंद्र जी कहना चाहूँगा, इस पूरे बजट में सर्वाधिक कोई अगर निराश है तो वो कर्मचारी वर्ग निराश है, क्योंकि टैक्स लिमिट में कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन अब ये इस पूरे बजट में वो दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इसके देने का मतलब है कि आपने उस बजट को डिविडी वाला कर दिया, मुझे लगता है कि उस वजह से नहीं। लेकिन स्थिति अब ये हो गई है कि जो क्लास 4 के कर्मचारी हैं वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं और इनकम टैक्स कटा रहे हैं। राष्ट्र के विकास के लिए, निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। इससे कर्मचारी बहुत हताश है। 7 लाख रुपए तक की छूट भी रखी है। चलिए, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि जितना उनको वेतन मिल रहा है उतना वो काम करें। मैं कई बार हंसी मजाक में कहता हूं कि सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, जो काम करते हैं उनसे माफी के साथ अफसरों और कर्मचारियों से जो बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दम पे सरकार चल रही है, जो काम करते हैं। लेकिन आम धारणा यह है कि कर्मचारी, अधिकारी काम नहीं करने का वेतन लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। मुझे लगता है कि इस धारणा को भी बदलने की जरूरत है, और ये काम बदलने का सिर्फ अधिकारी कर्मचारी कर सकते हैं। सरकारें तो वेतन दे सकती है, उनको टैक्स की जो सीमा उससे बाहर ला सकती है, लेकिन उनकी इमेज सुधरे, इस पर भी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तब दोनों तरफ से ठीक से ऑर्केस्ट्रा बजेगा, जुगलबंदी होगी। ये चलिए, लेकिन बजट में जो उम्मीद थी, अब मान सकते हैं कि बजट जब आम बजट आएगा
तब शायद चीज़ों का और विस्तार होगा। अभी जो रोड मैप है वो थोड़ा सा संतोषजनक है, सुखद है। उम्मीद करते हैं कि देश की सेना, देश के आम आदमी की तरक्की होगी, लोग भ्रष्टाचार से थोड़ा सा बचेंगे और देश की खेती भी सुधरेगी और आदि शक्ति जिसे महिला कहते हैं उनकी भी हालत में सुधार होगा। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका भी, नरेंद्र जी, भूपेश जी और कमल राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।